आइए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ भारत के न्यायपालिका का किस प्रकार की संरचना है या स्ट्रक्चर है और उसके ज्यूरिडिक्शन क्या है कि उसके न्यायाधिकरण में क्या क्या आता है, इन दोनों विषयों पर आप मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशरी है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। उसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के भारत के न्यायालय की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, यानी कि टॉप पर जो भी हमारा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये हम सभी लोगों को पता है। उसके अलावा उसके सारे जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सभी लोअर कोर्ट पर, और लोअर कोर्ट हैं वो आप यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, सेकंड लाइन में आप देख सकते हो, लोअर कोर्ट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। जितने भी सारे लोअर कोर्ट हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, और इनके द्वारा दिए गए डिसीजनों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से आप इनके फंक्शन भी देख सकते हो कि क्या क्या इनके फंक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हो डिसीजन सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग रहते हैं। किसी भी जज को, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करने का इसके पास अधिकार होता है। किसी भी केस को जो किसी दूसरे राज्य या स्टेट में चल रहा है, इसको ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर इसकी कार्यवाही अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, तो अपने पास उस केस को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। जैसा कि आपने कई केसों में देखा होगा, जो उन्नाव केस में हुआ था कि लखनऊ बेंच से उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट का फंक्शन देख सकते हो, इसकी जगह लिमिटेशन है कि विद इन द स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट है तो विद इन द स्टेट ही इसका जुरिडिक्शन होता है। एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, जो भी इसके कोर्ट्स बिलो रहते हैं उनके पास सुपरिटेंडेंस करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, डिसाइड केसेस, जो आपकी थर्ड लाइन है इसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख सकते हो, डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेज, जो जितने भी ग्रीवियस ऑफेंसेज होते हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेसों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे ये लाइनें खिंची हुई हैं, ये दिखा रही हैं कि ये जो बाइंडिंग है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो केसेज हैं उसके द्वारा जो जितने भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सभी कोर्टों पर बाइंडिंग है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाइंडिंग जैसा यहाँ पर आपका सिनेरियो नहीं है, बल्कि यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, लेकिन उसके डिसीजन को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग जैसा यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर हो जाती है। तो चलिए मुख्य रूप से आज की वीडियो हम देखते हैं ज्यूरिडिक्शन कि क्या क्या न्यायाधिकरण है सुप्रीम कोर्ट का, किस प्रकार के विभिन्न केसों को सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। जिस प्रकार के आपने यूएसए का यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, जुडिशरी वहाँ की देखोगे, तो वो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट के मामलों को नहीं देखते हैं। वहाँ पर स्टेट के जो कोर्ट होते हैं उनको डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, जबकि सेंट्रल के कोर्ट को डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है। लेकिन हमारे जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जैसा कि आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा था, इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्टों पर। इसके बारे में आप पीछे मैं आपको आर्टिकल भी बताऊंगा किस प्रकार के प्रोविज़न भारत के संविधान में किए गए हैं जिससे इसके सारे डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हो। वेरी पावरफुल कोर्ट माना जाता है, वर्ल्ड के कई पावरफुल कोर्टों में भी, और इंडिया का भी बहुत पावरफुल कोर्ट माना जाता है। लेकिन इसकी फंक्शन पर भी किस प्रकार से लिमिटेशन दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि हमारे भारत में जुडिशरी को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है, तो यहाँ पर किस प्रकार से लिमिटेशन दी गई है, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो कौन कौन से केसों को ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले सकता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि कई बिल्स को, राइट्स को 9th शेड्यूल में डालने की बात की जाती है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो अभी उस लेवल तक हम नहीं जाने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी छोटा लोअर लेवल पर ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट है स्पेसिफिक जुरिडिक्शन और स्कोप ऑफ द पावर, उसके पास स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, स्कोप ऑफ पावर भी स्पेसिफिक है। इसके अलावा तो चलो देखते हैं, मुख्य रूप से हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। मुख्य रूप से आप देखिए, सबसे पहले जुरिडिक्शन है इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर जो आता है, जो जिन केसों को सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा करके डील कर सकते हैं, वो सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डील किए जा सकते हैं। इन केसों में फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू रिलेटेड
to different state governments, issue related to the state government and relation with the central government, issue related to financial commission। तो इस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट के जितने भी रिलेशन होते हैं उससे जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड संबंध होते हैं उनको सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा रिट जुरिडिक्शन केसेस, ये कौन से हैं? रिट जुरिडिक्शन केसेस में क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट उनको आर्टिकल 33 के थ्रू कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जा सकता है। तो यदि उस अपील में यदि न्यायालय को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो 5 विभिन्न प्रकार की रिट्स, जिसके आपने सुना होगा हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, इस प्रकार की जो अलग अलग केसेसों में स्पेशल रिट्स होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो दूसरा होता है इसका रिट जुरिडिक्शन केसेस में भी ये आदेश कर सकता है। तो तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो अपीलेट जुरिडिक्शन है। ये अपीलेट जुरिडिक्शन में क्या है, इसमें कोई भी पर्सन अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, किसके खिलाफ? किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ, यदि उसको लगता है कि इस केस में सीरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी किसी भी संविधान के प्रोविजन का या आर्टिकल का विभिन्न प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, तो उसको सही मायने में सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जाता है कि उस केस को सही से इंटरप्रेट किया जाए और उसका क्या निर्णय है उसको लिया जाए। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट के विभिन्न प्रकार के डिसीजनों को सुप्रीम कोर्ट बदल भी देता है और कई पे स्टे भी लगा देता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जुरिडिक्शन है अपीलेट जुरिडिक्शन का, लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि इसके लिए पहले आपको सीधे नहीं जा सकते, इसमें आपको हाई कोर्ट से परमिशन होने के बाद ही तब ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसके बाद 5वां जो जुरिडिक्शन है इसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको देखने में लगेगा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैटर होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के, इसके अलावा जो भी इन्वॉल्विंग सीरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जिनमें बहुत ज़्यादा लॉ का इंटरप्रिटेशन करना हो, तो जो प्रेसिडेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के लिए उस बिल को भेज सकता है, सिर्फ एडवाइस के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइस दे, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो उसको बाध्य ही है कि राष्ट्रपति के लिए वो सलाह ही दे। इसके अलावा यदि वो सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बातें नहीं है कि प्रधानमंत्री उसकी सलाह को माने। अच्छा, तो यहाँ सवाल उठता है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी एडवाइजरी जुरिडिक्शन की? तो यहाँ पे दोस्तों एडवाइजरी जुरिडिक्शन में बात ये थी कि यदि कोई भी बिल पार्लियामेंट में पारित होने के लिए जा रहा है तो उसके लीगल सलाह लेना बहुत सही है, क्योंकि यदि आप उससे पहले लीगल सलाह ले लोगे सुप्रीम कोर्ट से तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं तो पहले से ही आपकी सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी, जिससे कोई भी व्यक्ति बाद में सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए लीगल इश्यू पर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से इसी वजह से एडवाइजरी जुरिडिक्शन को इन्वॉल्व किया गया था इसकी स्पेशल फंक्शनिंग में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन 5 को ध्यान रखिएगा, आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो इनको। इसकी आपकी पहली ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, दूसरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस होते हैं। रिट जुरिडिक्शन में आपको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा अपीलेट जुरिडिक्शन में जो केस अपील के थ्रू जैसे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए आते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आपका जो कि मैंने बताया जो प्रेसिडेंट है किस प्रकार से एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उसमें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे देखो, अब मैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इसकी पावर किस प्रकार से दी गई। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है किसी भी केस को रिव्यू करने की यदि उसने पहले इस चीज़ का कोई भी ऑर्डर किया जा चुका। जैसे आप देख सकते हो कई केसेस हैं ऐसे, जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड केस हैं जिसमें कई बार रिव्यू हो चुके हैं केसों के, कई बार कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार कुछ कहा। तो यहाँ पे बड़ा सीरियस सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत आदेश दे देता है जिसकी वजह से उसको रिव्यू करने के लिए हमको दोबारा आवश्यकता पड़ती है? तो उसके कई कारण रहे होंगे जिस वजह से इसको ये पावर दी गई। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 137 आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 114 आर्टिकल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है। देखिए, ऑल अथॉरिटीज़, कोई भी अथॉरिटीज हों, सिविल हों चाहे जुडिशियल हों, यानी कि जुडिशियल का मतलब सारे नीचे वाले कोर्ट आ गए, और जो सिविल हैं सारे एग्जीक्यूटिव्स आ गए। जो है कि टेरिटरी जो भारत की
सीमा में हैं वो शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सभी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिटरी डिसीजन हो गया बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे वो सभी बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट्स पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक पर है, उससे आप ले सकते हो।